हाय। आज मैं आपके साथ बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो सवाल हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं, दिन रात, सुबह शाम। लेकिन कई बार हम उन सवालों को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान रहते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आज मैं उन्हीं सवालों के बारे में आपसे बात करूँगी और एक मदर के पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगी कि मेरी जर्नी में क्या क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें फील होता है जब हमारा बच्चा होता है और उसमें स्पीच डिलेज होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है। तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये फीलिंग आने लग जाती है कि बच्चे को कहीं ऑटिज़म तो नहीं है। तो वो रेड फ्लैग्स बहुत तरीके के होते हैं। तो अगर सिर्फ बच्चे में स्पीच डिले है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को ऑटिज़म है। तो ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं, तो मैं एक बार क्विक आपको अगर बताऊं तो बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं होता है, बच्चे अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उसमें सोशल स्माइल मिसिंग होती है, बच्चे रिपीटेड वर्क करते हैं और उनको बहुत सारे फिक्सेशंस होते हैं, बहुत सारे उनके पैटर्न्स होते हैं। उनके जो गेस्चर्स होते हैं लाइक फिंगर पॉइंटिंग होना, क्लैपिंग होना, हैंड वेव करना, बाय बोलना और कोई आपके घर में आए उसको नोटिस करना, ये सारी चीज़ें उन बच्चों में नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूँ ईशा की, तो ईशा में आई कांटेक्ट मिसिंग था। वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स भी देती थी और उसमें फेशियल स्माइल भी थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हैंड जो उसके गेस्चर्स थे लाइक उसका हैंड को वेव करना या फिर किसी के आने में खुश हो जाना, किसी के बाहर की छोड़ो, अगर मैं भी घर पे आई हूँ या उसके डैडी भी घर पे आए हैं तो वो कभी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। लाइक उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम रहते थे लेकिन फेशियल स्माइल उसमें थी। अगर मैं मुस्कुराती थी तो वो मुस्कुराती थी। तो ये चीज़ें थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे ईशा में दिखती थी, जो एक ऑटिज़म में होता है, कि वो कभी अपने हाथ को यूज़ नहीं करती थी। अगर उसे टीवी ऑन करवाना तो वो हमेशा मेरा हाथ लेके जाती थी और रिमोट पे रख देती थी, या उसे कोई चीज़ चाहिए होती तो वो मेरा हाथ लेके जाती थी। वो कभी अपने हैंड को लेके नहीं जाती थी या कभी वो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करती थी। बच्चे का ऐसे करके कॉर्नर से आई से देखना या फिर फिंगर्स को जो है आंखों के सामने चलाना, कोई भी ऐसी आवाज़ें निकालना जो बेबलिंग नहीं है, कुछ अलग तरीके की आवाज़ें हैं, ये सारे जो है वो रेड फ्लैग्स हैं ऑटिज़म में। तो अगर ये सारी चीज़ें विद स्पीच डिले हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि शायद बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे में सिर्फ स्पीच डिले है बट बाकी सारी चीज़ें आपके माइलस्टोन्स, फिंगर पॉइंटिंग है बच्चे की, क्लैपिंग करता है, वेविंग करता है, लोगों के आने से खुश हो जाता है, फेशियल स्माइल है, आई कांटेक्ट है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो फिर वो स्पीच डिले है, वो ऑटिज़म होने के उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि सपोज़ अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैंने मेरे बच्चे का एमआरआई करवाया है ब्रेन का, या फिर मैंने कुछ स्कैन्स करवाए हैं। तो ऑटिज़म कभी भी आपका डिटेक्ट नहीं होता है, ना किसी ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट होता है और ना किसी भी स्कैन में डिटेक्ट होता है, एमआरआई में डिटेक्ट होता है। तो ये जो ऑटिज़म होता है ये बिहेवियर, सबसे ज़्यादा जो बच्चे का जो पार्ट डेवलप नहीं होता है वो सोशल स्किल्स होती हैं, या फिर आप बोलोगे कि बच्चे के बिहेवियर्स इम्पैक्ट होते हैं इस चीज़ में। तो सबसे पहले आपको पेडिट्रिशियन को दिखाना है और अपनी ये सब चीज़ें आपको अपने कंसर्न उनके सामने रखने हैं। कई बार हमको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखते हैं बट एक्चुअली में वो होते नहीं हैं। तो आपको इस चीज़ में ज़रूर से डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करना है कि मेरे बच्चे को में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, मुझे आगे क्या करना है। तो अगर उसे ज़रा सा भी दिखेगा कि आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, बच्चे को स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, तो वो तुरंत बोल देगा कि आप किसी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में करवा लीजिए बच्चे का, या फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। तो साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली में क्या करता है, वो कोई ब्लड टेस्ट नहीं करेगा, ना वो कोई आपका एमआरआई करेगा बच्चे का, वो उसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करेगा, बच्चे के पैटर्न्स को देखेगा कि उसमें कितना फिक्सेशन है, उसका कितना रिपीटेटिव बिहेवियर, उसकी सोशल स्माइल कैसी है, क्या वो आई कांटेक्ट देता है, क्या उससे जब हम बात करते हैं तो क्या वो बात करता है, क्या वो बात करने में इंटरेस्टेड है, क्या जो मैं उससे चीज़ें बता रही हूँ क्या वो सुनने में इंटरेस्टेड है। ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है। और ये ऑब्जर्वेशन कोई 1-2 घंटे का नहीं होता है, वो कम से कम आपको 2-3 दिन बुलाता है और 2-3 घंटे ऑब्जर्व करता है, क्योंकि बच्चे का जो मूड होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करेगा।
तो ये पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है और इसमें कम्प्लीटली बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट को देखा जाता है, उसकी लैंग्वेज को देखा जाता है, उसके कम्युनिकेशन को देखा जाता है। तो जो भी जाते हैं, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार के कोई टेस्ट बोलता है तो वो टेस्ट नहीं करवाने, क्योंकि ऑटिज़म इन सब चीज़ों में डिटेक्ट नहीं होता है। अब हम आते हैं कि इसमें अब बच्चे को अगर ऑटिज़म है, माइल्ड है, सीवियर है, जो भी है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक होता है जहाँ पे आप थेरेपीज़ कराते हो और दूसरा होता है थेरेपीज़ के साथ आप मेडिसिन्स भी देते हो। तो अगर आप थेरेपीज़ करवा रहे हो तो जो मेडिसिन्स हैं वो बच्चे के बिहेवियर को सही नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे का स्लीप पैटर्न ख़राब है, या फिर बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या फिर बच्चे को सेल्फ इंजरी वाली उसकी सेल्फ इंजरी हो रही है उसको, या फिर बच्चा जो है आपको दिख रहा है कि उसका बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, तो इन सब चीज़ों में बच्चे का मेडिसिन वर्क करती है और यहाँ पर हम मेडिसिन की हेल्प भी लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि ऑटिज़म की कोई मेडिसिन है, तो ऑटिज़म की कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। उसके लिए आपका बिहेवियर के लिए एबीए थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी, और उसके जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो बच्चे को जो ओरल की प्रॉब्लम होती है, च्यू नहीं करते बच्चे, या फिर बच्चों को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, उनकी मोटर स्किल्स बहुत वीक होती हैं, उसके लिए बच्चों का बैलेंसिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, इन सब चीज़ों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको हेल्प करेगी। और जब बच्चों का स्पीच नहीं आती है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी हेल्प करेगी। तो एबीए, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तीन चीज़ें हेल्प करती हैं। और अगर बच्चे में आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेडिसिन की हेल्प लेनी चाहिए, तो आप ज़रूर मेडिसिन की हेल्प लीजिए अगर आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसमें मेडिसिन की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आते हैं कि बच्चे को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि बच्चे की एक्चुअली में हेल्प हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने अपनी जर्नी में सीखा है और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने अपनी जर्नी में क्या सीखा है। तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अपने बच्चे को समझेंगे तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, वो आपके साथ एक रिश्ता बना पाएगा जहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाएगा, इमोशनली शेयर कर पाएगा। अगर बच्चा नॉन वर्बल भी है तो भी वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। नंबर 2, आपको बच्चे के स्ट्रेंथ पे काम करना है, वीकनेस पे काम नहीं करना है। आप देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में बहुत अच्छा है। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है या नॉन वर्बल बच्चा है तो भी उसकी जो एकेडमिक्स हैं, उसका कोई तो ऐसा पार्ट होगा जो आपको लगेगा कि वो उसकी स्ट्रेंथ है, तो आपको उस पर काम करना है और उसी चीज़ को सोच करके पॉजिटिव रहना है और उसको भी पॉजिटिव फील करवाना है। नंबर 3, आपको अपने एफर्ट्स परसिस्टेंट रखने हैं। लाइक अगर बच्चा थेरेपी में जा रहा है तो उसको कंसिस्टेंट, जो थेरेपिस्ट की ज़रूरत है वो कंसिस्टेंटली दीजिए। उसके जो घर का जो एक रूटीन है वो कंसिस्टेंट रखिए। अगर बीच बीच में आप चेंजेस करते हैं तो बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो कंसिस्टेंसी है वो की है। अगर आप बच्चे को एक प्रॉपर एक रूटीन देते हो, प्रॉपर एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हो, तो बच्चा आपका फ्लोरिश करेगा, एक अपने तरीके से फ्लोरिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा फिजिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, आप देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। जैसे ईशा डांसिंग में और सिंगिंग में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, तो मैं ईशा को सिंगिंग और डांसिंग का देती हूँ ताकि उसकी जो अंदर की जो एनर्जी है, जो फालतू की एनर्जी है, जो हाइपर एक्टिविटी है, वो कहीं एनर्जी उसकी चैनलाइज हो सके। तो आप देखिए आपके बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। बच्चा साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है, बच्चा बैट बॉल अच्छा खेलता हो, या फिर बच्चा स्विमिंग अच्छा करता हो। तो आपको जहाँ लगता है कि वो उसकी एनर्जी चैनलाइज हो सकती है, आप उस बच्चे की एनर्जी वहाँ पर चैनलाइज कीजिए और उसके साथ बहुत रेगुलरिटी रखिए, मतलब कि बच्चा रोज़ किसी फिजिकल एक्टिविटी में जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लीज़ बच्चे को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं, इन बच्चों में बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, ये जता नहीं पाते, बता नहीं पाते, पर ये हमसे बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं। ईशा हाईली सेंसिटिव चाइल्ड है, मैं उसके साथ हाई पिच पे बात नहीं कर सकती, मैं उससे फॉर्म वॉइस में बात नहीं कर सकती। वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। तो बच्चे बहुत माइंड करते हैं, तो उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। उनका जो भी बिहेवियर आ रहा है या स्टेमिंग आ रही है, तो प्लीज़ समझिए कि वो अपने आप को काम करने के लिए वो काम कर रहे हैं।
तो अगर आप उनकी स्टिमिंग और ये सारी चीज़ें एकदम से रोक देंगे तो बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा। तो उनकी स्टिमिंग थोड़ी देर के लिए उनको अलाउ कीजिए, उनके बिहेवियर्स अगर ख़राब भी हो रहे थोड़ी देर के लिए अलाउ कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि उन्हें कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर सकें। तो उनकी जो भी नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, उनको समझिए और उनको उसी तरीके से उनकी चीज़ों को चैनलाइज कीजिए। लर्न फ्रॉम योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मैंने ईशा से पेशेंस सीखा है। ईशा के साथ काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ जो ईशा में है, जो मुझ में नहीं है या किसी न्यूरोटिपिकल बच्चे में नहीं होगी। ईशा किसी से बहुत जल्दी टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकती। उसके अंदर चालाकी नहीं है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देती है, जो एक्चुअली में हम लोगों में और न्यूरोटिपिकल बच्चों में नहीं होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्हीं बच्चों में हो सकती है। तो मैंने ईशा से बहुत कुछ सीखा है कि किसी भी तरीके का किसी से भी कोई भी उसके अंदर नहीं रहता, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगी। तो मैंने ये चीज़ उसके साथ लर्न करी है कि हमेशा अच्छा करो, हमेशा अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है बिलीव कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी जो बिलीव होती है ना, जो पावर होती है ना, ये एक्चुअली में सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक कर देती है और पॉजिटिविटी आपका बहुत जगह हेल्प करती है। नेक्स्ट है कि आप अपना ख्याल रखिए। मैंने पहले भी बोला है, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो बच्चा स्वस्थ और बच्चा खुश रहेगा। आप हैं तो वो है, आपसे ही है वो। तो आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। तो आप इस तरीके से अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं ईशा की बात करूँ तो उसमें रेड फ्लैग्स में बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक ईशा में फिक्सेशंस थे। ईशा में पानी को लेके बहुत ज़्यादा फिक्सेशन था। ईशा को रेड और ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा फिक्सेशन था। ईशा आंखों के कोनों से देखती थी, वो मेरा यहाँ से बहुत ज़्यादा टेक्टाइल लेती थी, मेरे बालों को बहुत ज़्यादा टच करती थी। मैं ये बचपन की बात बता रही हूँ, जब ईशा 1 साल की थी। और ईशा ऐसे ऐसे अपनी फिंगर्स को अपनी आंखों के सामने चलाती थी और ईशा में फिंगर पॉइंटिंग नहीं थी। ईशा अपने नाम पर मुझे रिस्पॉन्स देती थी। मेरे हस्बैंड को कभी नहीं लगता क्यों करती थी, बट मुझे ज़रूर देती थी। ईशा में फेशियल स्माइल थी। ईशा थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी। तो रेड फ्लैग की बात करूँ तो ईशा में बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, बट एज अ मदर मुझे ऐसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। बट स्पीच डिले के साथ ये सारे रेड फ्लैग्स थे और इन्हीं ने हमें बताया कि ईशा में ऑटिज़म है, ADHD है, SPD है, सो मैनी डायग्नोसिस। बट एज अ मदर मुझे ऐसा लगा कि जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, पर इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती। बस हमें अपने बच्चों का साथ देना है और बिलीव कीजिए, एक दिन हम इन्हीं बच्चों पे ना प्राउड करेंगे। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे। बाय।